कंपाउंड स्ट्रेसेस का नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी इंक्लाइन सेक्शन पे चेक करता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस भी पाई जाती है और शेयर स्ट्रेस भी पाई जाती है। तो उसी रिगार्डिंग में है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन सेक्शन। इसके इस टॉपिक के अंदर टोटल 4 डेरिवेशन है, 1 2 3 3 डेरिवेशन हमने कर लिए थे। चौथा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज कॉल्ड जर्नल 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था 2D और 3D स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। 3D स्ट्रेस में सारे फेसेस पे शेयर और सारे फेसेस पे नॉर्मल लग रहा होता है, जबकि 2D को हम 2D मान के चलते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा होता है और 4 फेसेस पे आपके शेयर लग रही होती है। तो वही वाला 2D स्ट्रेस सिस्टम का केस हम करेंगे। अगर आपने केस नंबर 3 और केस नंबर 2 और केस नंबर 3 अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया है ना, तभी आप देखना, आप इसे वीडियो पहले पिछला वाला वीडियो आप अच्छे से उसका डेरिवेशन देख लेना केस नंबर 2 और 3 का। अगर वो डेरिवेशन कर लिया तो इस डेरिवेशन में मैं बस आपको दिखा दूंगा और आप देखोगे अगर वो डेरिवेशन जो लास्ट लेक्चर में किए थे वो डेरिवेशन अगर कर रखे हैं तो यहाँ पर आप तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं, हम जितनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4 डेरिवेशन कर रहे हैं, वो यही फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि भाई साहब कौन सा प्रिंसिपल प्लेन है, कौन सा क्रिटिकल प्लेन है, कहां पर स्ट्रेसेस हमारी मैक्सिमम हो जा रही हैं। स्ट्रेसेस भी 2 तरीके की हैं, नॉर्मल स्ट्रेस है और शेयर स्ट्रेस है। कहां पर, किस जगह पर, किस लोकेशन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जा रही हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। किस लोकेशन पर शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जा रही हैं, दैट लोकेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। तो ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट आप मान के चलो एग्जाम में कुछ ना कुछ इनमें से आएगा ही, है ना। एग्जाम में आपको 100% इसमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन देखा, एक केस नंबर 3, एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर कोई भी शेयर स्ट्रेसेस आप देख रहे हो नहीं लग रहा है, केवल सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, एट एन एंगल थीटा इस प्लेन पर, इस इंक्लाइन सेक्शन पर कितनी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो नॉर्मल, इसको याद कर लो भैया, इसको कहीं पेपर पे लिख लो क्योंकि बार बार ये फार्मूला आपको रिपीट होगा, है ना, इस लेक्चर में भी और आगे आने वाले लेक्चर में भी ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहां पर क्या आ रहा था अभी, cos 2 थीटा, जबकि टाउ में क्या आ रहा था, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 एंड दिस इज साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। व्हेन द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, तो प्योर शेयर के केस में मैंने बताया था कि अगर ऊपर वाली सरफेस पे शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, है ना, तो एक सरफेस पे डेवलप हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री नीचे भी डेवलप होगी। जब 2 शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है देन दे आर मेकिंग ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज काउंटर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने टाउ एक्स फाई लिख दिया है तो ये दोनों के लिए कॉमन है, इस तरीके से भी दिखा देते हैं कई बार किताबों में, उससे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 4 बार क्यों नहीं लिखा। तो 4 बार लिखो या 2 बार लिखो, चलो 4 बार लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ भी लिख देता हूं टाउ एक्स वाई और इसके लिए भी लिख देता हूं मैं टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो अब हो गई 4, ये चारों फेसेस पे शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है व्हेन द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द प्योर शेयर एट एन एंगल थीटा। इस इंक्लाइन सेक्शन पे सिग्मा एन और टाउ में निकालना चाह रहा था और सिग्मा एन और टाउ का फार्मूला क्या बना, ये फार्मूला निकल के आया था टाउ एक्स वाई यहां पर था साइन 2 थीटा, है ना, और सिग्मा एन का फार्मूला हो गया और ये माइनस में आ रहा था, आप याद करो ये माइनस में आ रहा था टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है,
बस इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को जब जोड़ दोगे तभी 2D स्ट्रेस सिस्टम बन जाएगा। इस पे मैं बाद में आऊंगा। अगर आपने ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखे तो आज जो डेरिवेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं वो डेरिवेशन आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आना वही है, स्टेप वही है जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में आपने किए, या 2D स्ट्रेस सिस्टम में सारे के सारे वैसे के वैसे स्टेप होने हैं। तो देख लेते हैं 2D स्ट्रेस सिस्टम या जनरल 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। 2D स्ट्रेस सिस्टम हम किसे कहते हैं? एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। टू परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का नाम दे देते हैं, एलिमेंट का नाम दे देते हैं, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, नहीं इसको इस तरीके से नहीं देंगे, जो हमारा कन्वेंशनल है वैसे ही देना है। ए, हम ए वाला पॉइंट यहां पर लिया था, ए, बी, सी और डी, और ये इंक्लाइंड सेक्शन को हमने लिया डी डैश, राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2D स्ट्रेस सिस्टम, इसका मतलब एलिमेंट में सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रही हैं। स्ट्रेसेस एक फेस पे लग रही है जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं अदर फेसेस पे। तो यहां पर 1 2 3 4 शेयर स्ट्रेसेस आप देख पा रहे हो। दिस इज एज वेल एज डायरेक्ट स्ट्रेसेस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डेरिवेशन भाई साहब वैसा ही होगा जो पिछले लेक्चर में केस नंबर 2 और केस नंबर 3 का डेरिवेशन किया। तो आप अपने, और अगर वो दोनों डेरिवेशन आपने कर लिए तो ये डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, तुरंत ही आप समझ जाओगे ये डेरिवेशन कैसे हुआ। तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो लेट अस टेक दिस इंक्लाइंड सेक्शन, इसको यहां पर डिटेल में बना लिया, ठीक है। तो ये हमने काम पहले भी किया था। और अगर मैं बात करूं थीटा की, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो सिग्मा एक्स अगर इस एडी फेस पे लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है एडी फेस पे, और ये है आपका डी डैश इंक्लाइन फेस है, और सिग्मा वाई लग रहा है डी डैश पे। सॉरी, हाँ ठीक है, फिर गलत कर दिया, फिर मैंने यहां पर गलत कर दिया। जो नॉमेनक्लेचर है वैसा ही रखो आप, जब आप प्रैक्टिस करो ना ABCD आप वैसा ही रखो, बिल्कुल फिक्स रखो, अपने हिसाब से रखो जाए, है ना। ABCD फिक्स रखो तो आपको डेरिवेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, और ये डी डैश हो गया, डी हो गया, राइट। तो यहां पर अब देख लेते हैं सिग्मा एक्स एडी फेस पे लग रहा है, और अगर मैं सिग्मा एक्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करूं, अच्छा दो कंपोनेंट में मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना है कि एक कंपोनेंट तो इंक्लाइंड सेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा और एक कंपोनेंट इंक्लाइंड सेक्शन के अलोंग आएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर सिग्मा एक्स क्योंकि ये थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये एंगल, इसके परपेंडिकुलर दिस एंगल इज थीटा, तो सिग्मा एक्स के दो कंपोनेंट हो गए, सिग्मा एक्स साइन थीटा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो सिग्मा वाई इसी तरीके से देखो, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो बचा कितना, ये वाला एंगल बचा थीटा। सिग्मा वाई को कंपोनेंट कर दिया, सिग्मा वाई कॉस थीटा, सिग्मा वाई साइन थीटा, और टाउ एक्स वाई देखो यहां पर दिखाने के लिए जगह नहीं बच रही थी, तो मैंने थोड़ा साइड में दिखा दिया, एंगल वही रहेगा, है ना, एंगल वही रहेगा। देखो टाउ एक्स वाई, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। जो टाउ एक्स वाई का एक कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। इधर वाली फेस पे देख लेते हैं, जो टाउ एक्स वाई, इसको मैंने थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया, समझाने के लिए इसे थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया। अगर ये टाउ एक्स वाई देखो इस तरीके से डायग्राम किताब में नहीं दे रखा है ना, किताब में तो अगर आप अगर ये कंपोनेंट करके नहीं भी दिखाओगे और डायरेक्ट आप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये दिखा दो ये सिग्मा एक्स लग रहा है और ये एंगल थीटा है। ये कंपोनेंट अगर इतनी जगह नहीं पड़ रही है, इतनी जगह आपको नहीं मिल पा रही है, तो अब आप बस केवल ये इसमें शेयर और नॉर्मल स्ट्रेसेस दिखा दो बस, ठीक है। बाकी कंपोनेंट सब डेरिवेशन में अकाउंट कर लेना, राइट। तो यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टाउ एक्स वाई के एक कंपोनेंट इधर आ गया कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई का साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पर टोटल आपको, अगर मैं बात करूं इस इंक्लाइन प्लेन के, बस थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा हो गया लेकिन बहुत आसान है। अब अगर मैं बात करूं इस इंक्लिनेशन प्लेन की डी डैश, सॉरी, अगर मैं डी डैश की बात करूं
तो सिग्मा एन इज परपेंडिकुलर टू दिस डी डी डैश, यानी जब मैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा तो कितने कंपोनेंट आएंगे, अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा, है ना, ये परपेंडिकुलर है, और सिग्मा वाई साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। टाउ एक्स वाई कॉस थीटा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, टाउ एक्स वाई साइन थीटा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द डी डी डैश, तो सिग्मा एन इंटू डी डी डैश इंटू टी, भाई उसकी थिकनेस कितनी मान रहे हैं बार बारी, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज टी, एलिमेंट की थिकनेस टी है और इसकी लेंथ कितनी है डी डी डैश, तो ये इसका 3D में मांग के चलो इसकी थिकनेस कितनी है ये मैंने बता दिया आपको, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द डी डी डैश इज इक्वल टू, अब जो कंपोनेंट आ रहे थे, जो कंपोनेंट आ रहे थे, देखो सारे के सारे कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा एन की डायरेक्शन इधर की साइड जा रही है, राइट हैंड साइड पे जा रही है, और बाकी कंपोनेंट देखो इन सब की अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ना, इतना तो आप करते हो मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना, तो ये एरो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि ये वाला ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो सबको प्लस कर दिया, और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। सिग्मा एक्स लग रहा था एडी पे तो एडी इंटू टी, सिग्मा वाई लग रहा था आपका एडी डैश पे तो एडी डैश इंटू टी, टाउ एक्स वाई साइन थीटा, देखो टाउ एक्स वाई का साइन थीटा, टाउ एक्स वाई का साइन थीटा कंपोनेंट कहां पर लग रहा है एडी पे लग रहा है, और टाउ एक्स वाई का कॉस कंपोनेंट कहां लग रहा है ये एडी डैश पे लग रहा है, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई का साइन कंपोनेंट एडी पे लग रहा है और कॉस कंपोनेंट एडी डैश पे लग रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, टी से कैंसिल हो गया तो डी डी डैश से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट एडी अपॉन डी डी डैश, पता है भाई आपको एडी अपॉन डी डी डैश, पिछले लेक्चर में बताया था, दिस इज cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, एडी डैश अपॉन डी डी डैश इज sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, एडी अपॉन एडी डैश डी डी डैश इज इक्वल टू cos थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज एडी डैश अपॉन डी डी डैश इज इक्वल टू sin थीटा, तो sin cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा। अच्छा इसको मैंने एडजस्ट किया था पिछले लेक्चर में, आप वीडियो देख लेना, इसको एडजस्ट कर दिया था, 2 से डिवाइड किया था, क्या किया था भाई 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, बट 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ का जो एडजस्टमेंट किया था उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये जो एडजस्टमेंट किया था इस एडजस्टमेंट से ये वाली टर्म आ रही है ना, ये इस टर्म से ये वाली टर्म आ रही है, ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दी थी। क्योंकि ये डेरिवेशन लगभग सिमिलर है तो यहाँ पर डेरिवेशन में टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेरिवेशन कर दिया और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब देखो आप सिग्मा एन की वैल्यू केस नंबर 3 और केस नंबर 2, देखो आप ये जो हमने रिव्यू किया केस नंबर 3 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस कॉस 2 थीटा, और इस पे इसको प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो तो केस नंबर 4 बन गया, केस नंबर 3 और केस नंबर 2 को प्लस कर दो तो केस नंबर 4 बन गया, केस नंबर 4 मतलब 2D स्ट्रेस सिस्टम। इसी तरीके से रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन सेक्शन। अब इंक्लाइन सेक्शन में आप देखो, इंक्लाइन सेक्शन में कौन कौन से अलोंग द डीडी डैश, एक तो ये टाउ आ रहा है, अब टाउ के अलोंग कौन सा आ रहा है, पहले सिग्मा एक्स वाला देख लेते हैं, सिग्मा एक्स साइन थीटा इसके अपोजिट जा रहा है तो इक्वल के उधर जाएगा, ठीक है। सिग्मा वाई की बात कर रहे हैं, सिग्मा वाई इधर की साइड आ रहा है तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस सिग्मा वाई टाउ के साथ सिग्मा वाई ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टाउ एक्स वाई देखो, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा ये इसके अलोंग आ रहा है तो ये एलएचएस में आ जाएगा, और ये इसके अपोजिट जा रहा है टाउ एक्स वाई साइन थीटा अपोजिट में जा रहे हैं तो ये अपोजिट में मतलब ये प्लस इक्वल के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग द इंक्लिनेशन सेक्शन टाउ इंटू डी डी डैश इंटू टी। अब सिग्मा वाई का कॉस कंपोनेंट अलोंग द इंक्लिनेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ रहा था इंटू एडी डैश इंटू टी, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ध्यान से देख लो इसमें, है ना, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दी थी, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा
एडी, अब cos थीटा जो आपका एडी पे लग रहा था, एडी इंटू टी इज इक्वल टू, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे अलोंग द इंक्लिनेशन सेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू एडी इंटू टी, सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू एडी डैश इंटू टी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। टी से टी आप पूरा कैंसिल कर दो, यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, थिकनेस पूरी कैंसिल हो जाएगी। नाउ डी डी डैश से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म थी इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो सिग्मा वाई कॉस थीटा वाली टर्म ये माइनस में हो गई, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा वाली टर्म ये भी माइनस में हो गई। ठीक है, अब बाकी मुझे पता ही है भैया एडी अपॉन डी डी डैश, ये बात तो आप लोग याद होगी ना मेरे ख्याल से, इतना तो याद होगा आपको, cos थीटा इज इक्वल टू एडी अपॉन डी डी डैश एंड sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जहां जहां साइन का फॉर्मूला लग रहा है वो साइन लगा दिया, जहां जहां cos लग रहा है वो cos वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर cos लग रहा है, यहाँ पर साइन लग रहा है, यहाँ पर साइन लग रहा है, साइन लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है आपका, हाँ सॉरी ये एडी डैश, यहाँ कुछ गलती लग रही है क्या, सिग्मा एक्स साइन थीटा, सिग्मा एक्स साइन थीटा एडी 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 अपॉन डी डी डैश, टाउ एक्स वाई साइन थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश, सिग्मा वाई कॉस थीटा, सिग्मा वाई कॉस, अच्छा ये मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, सिग्मा वाई कॉस थीटा, सिग्मा वाई कॉस थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा एडी अपॉन, अच्छा इसको मैंने पहले लिख लिया है, पहले सिग्मा एक्स वाली टर्म पहले लिख ली है, फिर सिग्मा वाई वाली, फिर टाउ एक्स वाई, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म यहां पर आ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाली एक साथ लिख दिया। नाउ इसमें अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं -2x माइनस एक्स वाई कॉमन लूंगा तो फॉर्मूला किसका बनेगा, cos 2 थीटा का। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको यूज करेंगे आगे, बहुत ज्यादा काम की इक्वेशन है ना। देखो ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, बट आप मान के चलो ये बहुत ही बेस है। इसके बाद मोर सर्कल भी पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस के। ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। कंसेप्ट आपका तब बनेगा जब आप ये डेरिवेशन आपको क्लियर होंगे, जब डेरिवेशन के रिजल्ट आपको क्लियर होंगे, रिजल्ट आपको याद होंगे, तभी आप आगे का एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को अभी याद कर लो। लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इक्वेशन नंबर 1 भी याद कर लो और इक्वेशन नंबर 2 भी याद कर लो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 चारों डेरिवेशन का बाप है, आप ये समझ लो। बाकी के डेरिवेशन भी इक्वेशन 1 और 2 से डिराइव हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 याद रखोगे तो बाकी के केस नंबर 1 2 3 भी आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी खत्म हो गई। इसमें एक छोटा सा आसान सा बच्चा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। अभी टिपिकल न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, एक पीवाईक्यू भी बाद में देखेंगे। अभी इसमें बस केवल फॉर्मूला लगाना है। एक आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, इसमें एक तो स्ट्रेसेस लग रही हैं टेंसाइल और टेंसाइल, तो ये भी टेंसाइल है 35 और ये भी टेंसाइल है 15 मेगापास्कल, ये भी टेंसाइल है। ठीक है, द शियर स्ट्रेसेस अक्रॉस दिस प्लेन इज 9 मेगापास्कल। तो यहां पर मैंने शो कर रखा है दी शियर स्ट्रेसेस, टाउ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। शियर स्ट्रेसेस मतलब देखो सिग्मा एक्स दे रखा है यहाँ पर, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 35 मेगा न्यूटन मतलब मेगापास्कल मेगा, और सिग्मा वाई की वैल्यू ये भी पॉजिटिव है क्योंकि टेंसाइल है, ये दे रखी है 15 मेगापास्कल। टाउ एक्स वाई तो चारों फेसेस पे सेम ही है, तो ये वैल्यू दे रखी है 9 मेगापास्कल। राइट, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मतलब पहले मैं सिग्मा निकाल लूंगा फिर टाउ निकालूंगा, और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या होगी, दिस विल बी द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। और ये एंगल निकालने के लिए मुझे फाई निकालना पड़ेगा, tan phi इज टू टाउ अपॉन सिग्मा एन। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मेकिंग एन एंगल, और एंगल कितना बना रहा है, फर्स्ट स्ट्रेस इसमें क्या दे रखी थी 35, तो अकॉर्डिंगली ये डायग्राम बनाया गया है। देखो समझो, आपको ये डायग्राम क्वेश्चन में मे और मे नॉट बी गिवन, अगर गिवन नहीं है तो करेक्ट डायग्राम आपको बनाना है बहुत ध्यान से।
इसमें दे रखा है कि 40 डिग्री पहली स्ट्रेस से लगा रहा है। पहली स्ट्रेस हमने क्या मानी है 35 मेगा पास्कल, तो 35 के रिस्पेक्ट में ये 40 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बस निकालना है सिग्मा आर निकालना है। सिग्मा आर निकालने के लिए भाई साहब सिग्मा एन भी निकालना पड़ेगा और टाउ भी निकालना पड़ेगा, और सिग्मा एन और टाउ का रेडीमेड फार्मूला अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने आपको याद कराया। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 35 प्लस 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। 2 थीटा को डायरेक्ट लिख दो मैं 80 डिग्री, 40 इंटू 2 इज 80 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो 2 थीटा मतलब 80 डिग्री हो जाएगा, कॉस 80 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करके आएगा ये सिग्मा एन इज इक्वल टू 35.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लोगे, उम्मीद करता हूं इसे सॉल्व कर लोगे। सिग्मा एन, ठीक है, सिग्मा एन आ गया। टाउ निकाल लेते हैं, टाउ के लिए रेडीमेड फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 का। टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज 35 माइनस 15 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब साइन 80 डिग्री माइनस टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई की वैल्यू 9 दे रखी थी, 9 इंटू कॉस 80 डिग्री, 9 इंटू कॉस 80 डिग्री। तो ये आ जाएगा आंसर 8.29। दिस इज 8.29 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहां तक हो गया। अच्छा, सिग्मा आर हमसे क्या पूछा गया था, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकाल लो भैया। सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा एन की वैल्यू 35.6 का स्क्वायर प्लस 8.29 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लोगे 36.55 मेगा न्यूटन पर मीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया है ना, और इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी थी। डायरेक्शन निकालनी थी तो tan phi इज इक्वल टू टाउ अपॉन सिग्मा एन। अच्छा, सिग्मा एन अपॉन टाउ भी लगा सकते हो, बस आपको उस प्लेन का रेफरेंस देना पड़ेगा। टाउ अपॉन सिग्मा एन, दिस इज इक्वल टू 8.29 डिवाइडेड बाय सिग्मा एन इज 35.6। तो फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स में ले जाके ये करीब करीब ये वैल्यू आएगी 13 डिग्री। ठीक है, 13 डिग्री आ गई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये जो सिग्मा रिजल्टेंट है मेकिंग एन एंगल। अच्छा, इसको लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, दैट सिग्मा आर इज मेकिंग 13 डिग्री एंगल with respect to sigma n taking क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, सिग्मा एन के रिस्पेक्ट में कैसे ले रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, टेकिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, वही अगर मैं ये वाला एंगल अगर फाइव मान लेता, मान लेता तो मैं बोलता कि जो फाइव की वैल्यू आ रही है वो 90 माइनस 13 आती। डेफिनेटली आप निकाल के देख लेना, 90 माइनस 13 आती। मैं बोल देता कि ये शेयर स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो आप जब एंगल निकालते हो तो एंगल का एक रेफरेंस प्लेन भी होता है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका, ये आपका 2D स्ट्रेस का कंसेप्ट एक तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने देख लिए। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपका एंगल दे रखा है उस प्लेन का, ये 40 डिग्री पे निकालो, 50 डिग्री पे निकालो, 60 डिग्री पे निकालो, 38 डिग्री पे निकालो, तब आप सिग्मा एन और सिग्मा आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। आपको सबसे पहला काम करना है
केस पहचानना है कि केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो ये एक टाइप 1 के न्यूमेरिकल यहां पर फिनिश हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, अच्छा इस कंसेप्ट को समझने से पहले, अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद आप लोग इस बात को सोचना। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कोई एलिमेंट ले लिया, वैसे एलिमेंट ले लेते हैं भाई ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एलिमेंट में इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं, इतनी देर से मैं ये कर रहा हूं कि किसी एंगल थीटा पे, ये तो कर रहा हूं किसी एंगल थीटा पे मैं निकालना चाह रहा हूं, किसी एंगल थीटा पे मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं सिग्मा एन और सिग्मा आर निकालना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी इंजीनियर से कहा गया, ठीक है, कि मुझे ये बताओ कि किस एंगल पे, ध्यान से सुनो कंसेप्ट यही है, बाकी तो डेरिवेशन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बाकी तो मैथमेटिक्स है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इंजीनियर हो तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, और सेकंड वो कौन सा एंगल है जिस पर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा तो क्या जवाब दोगे? जवाब दोगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे ये टॉपिक। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये समझो, क्यों मुझे मैक्सिमम चाहिए, वाई आई, क्यों मैं इंटरेस्टेड हूं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने में, ये बात भी समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई इंजीनियर अगर निकालना चाह रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हिट एंड ट्रायल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पहले 20 डिग्री पे निकाल रहा है, फिर 22 डिग्री पे निकाल रहा है ना, फिर निकाल रहा है 30 डिग्री पे निकाल रहा है, फिर 35 डिग्री पे अरे कब तक निकालता रहेगा भैया, यही काम रह गया क्या उसका? है ना, अलग अलग एंगल पे वो निकाल के सिग्मा एन निकाल रहा है और टाउ निकाल रहा है ना, और बाद में हिट एंड ट्रायल से बार बार ही देख रहा है कि सिग्मा एन मैक्सिमम कब होगा और टाउ मैक्सिमम कब होगा। ये बताओ जरा, इतनी मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है तो हिट एंड ट्रायल करते बैठेंगे तो कोई फायदा है क्या? वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों हम मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम जो प्लेन होगा, इंक्लाइन प्लेन होगा, वही क्रिटिकल होगा, वहीं पर फेलियर के चांसेस होंगे। अगर ये आपका क्रिटिकल प्लेन है तो क्रिटिकल प्लेन कहां होगा? जब वहां पर सिग्मा अगर मैक्सिमम है या फिर टाउ मैक्सिमम है, तभी तो उसका फेलियर हो सकता है ना। फेलियर कब होगा? जब मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होगी, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रही होंगी, तभी आपका सेक्शन क्रिटिकल होगा, उसका फेलियर हो रहा होगा। तो आप मजबूती से डिजाइन करोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया इस एंगल पे, आपको ये पता चल जाए कि भाई साहब 38 डिग्री एंगल पे ही सारी कहानी खराब है, 38 डिग्री एंगल पे भी यहाँ पर सिग्मा एन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है ना, और फिर टाउ मैक्स का कुछ अलग प्लेन पे हो रहा है। तो अगर आपको ये दो प्लेन पता चल जाए तो भाई साहब डिजाइन तो आप उसी हिसाब से करोगे, तो आगे जब थ्योरीज ऑफ फेलियर करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आई होप ये बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बाकी एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये सब बातें। ठीक है, तो यहां पर आप समझो, टू अवॉइड, इस बात को अवॉइड करना कि मैं हजारों प्लेन पे कैलकुलेशन करूं, मैं 29 डिग्री पे भी करूं, 38 डिग्री पे भी करूं, है ना, 42 डिग्री पे भी करूं, तो मुझे एक पर्टिकुलर अगर एंगल पता चल गया तो मैं उसी पे कैलकुलेट करूंगा ना। इतने 36 तरीके के प्लेन क्यों निकालूंगा मैं, है ना, 50-60 प्लेन पे मैं सिग्मा एन निकालने की कोशिश क्यों करूंगा? तो यहां पर बस कंसेप्ट ये होता है, कंसेप्ट इतना होता है, इंस्टेड ऑफ making calculation, instead of making calculation at different angle, ठीक है, we are only interested in finding the plane where stresses are maximum.
अब स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं दोनों स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं, मैं सिग्मा एन की भी बात कर रहा हूं और टाउ की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा प्लेन निकालना है, मुझे एक ऐसा प्लेन निकालना है जहां पर सिग्मा एन, ठीक है, अब सिग्मा एन और सिग्मा जो टाउ है वो मैक्सिमम है। अच्छा क्या होगा उसका आंसर मैं अभी से बता देता हूं। लेट अस सी ये थीटा वन है, तो थीटा वन अगर ये वाला प्लेन आ रहा है तो थीटा टू इसके परपेंडिकुलर आएगा, अभी इसको डिस्कस करेंगे बाद में, अभी मेरे कहने से मान लो। और जो थीटा थ्री आएगा ये आएगा इससे 45 डिग्री एंगल पे आएगा। कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। ये 45 डिग्री पे आएगा और इन दोनों का जो एंगल होगा, अगर मैं कहूं थीटा फोर, ये जो एंगल आएगा ये दोनों, ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो ये आपका टाउ मैक्स, ये भी प्लेन होगा टाउ मैक्स, और ये भी टाउ मैक्स प्लेन होगा, है ना। और सिग्मा, ये सिग्मा वन वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन सिग्मा वन वाला प्लेन होगा, और ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। यहां थीटा टू लिख दिया मैंने। ये आपका सिग्मा वन वाला प्लेन होगा, ये सिग्मा टू वाला प्लेन होगा। ठीक है, ये सिग्मा वन वाला प्लेन होगा, 90 डिग्री पे सिग्मा टू वाला प्लेन होगा, एक टाउमैक्स वाला प्लेन होगा, और उसके 90 डिग्री पे दूसरा टाउमैक्स का वाला प्लेन होगा। मुझे मालूम है अभी आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और इसको समझाने के लिए इसको फिर से आएंगे इस पे, और मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करेंगे, इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, और इस बात पे हम फिर से आएंगे। तो लेट अस फाइंड आउट द प्रिंसिपल प्लेन, लेट अस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ रखा है। देखो इंजीनियर बिना मैथमेटिक्स के तो बन ही नहीं सकता ना इंजीनियर। आपने जैसे इस तरीके से प्रॉब्लम कर रखी है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, है ना। तो मुझे अगर पता करना है कि x की वैल्यू मिनिमम कहाँ है या मैक्सिमम कहाँ है, तो मैं क्या करता हूँ, dy ओपन dx इज इक्वल टू 0 करता हूँ, वहां से x की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू मैं पुट करके देखता हूँ, x की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो मैक्सिमा और मिनिमा पता चलता है, यहाँ d2y ओवर dx स्क्वायर। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, द प्लेन। अच्छा इस स्टेटमेंट को अभी याद कर लो, इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, द प्लेन ऑन विच शियरिंग स्ट्रेसेस डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेसेस जीरो हो जाती है, जहां पर शियर स्ट्रेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उसी प्लेन पे भाई साहब, उसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाती हैं, और उसी नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं हम, उसी नॉर्मल स्ट्रेसेस को बोल देते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, do not exist are defined as the principal plane and the normal stresses on such plane are defined as the principal plane। देखो इसका कहने का मतलब ये कि ऐसा प्लेन, सपोज ये प्लेन है 40 डिग्री पे, ऐसा प्लेन जहां पर जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो तो हो गई जीरो, है ना, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ये तो स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट आया कैसे, किसी जादू से तो आया नहीं ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं, ये अपने आप ही आ जाएगा ये स्टेटमेंट। तो यहां पर मुझे लोकेशन निकालनी है, मुझे लोकेशन निकालनी है कि भैया ऐसा कौन सा प्लेन है, मुझे ये थीटा निकालना है। तो थीटा ये 28.9 पे है, या 30 डिग्री पे है, या 31 डिग्री पे है, या 22 डिग्री, मुझे थीटा निकालना है, मुझे इस प्लेन की लोकेशन निकालनी है। तो लोकेशन निकालने के लिए, इस प्लेन की लोकेशन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला मालूम है, मुझे ये फॉर्मूला मालूम है सिग्मा एन, है ना। तो दो मेथड से निकालेंगे, इसको हम दो मेथड से निकालेंगे। एक तो फर्स्ट मेथड हो गया, वेयर वी आर टेकिंग द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एन। सिग्मा एन का एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी बड़ा वाला एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, इक्वेशन नंबर 1 वाला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डी सिग्मा एन को डिफरेंशिएट करूं डी थीटा से, हो जाएगा भी, बहुत आसान है। देखो यहां पर ये तो हो गई कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, प्लस ये तो कांस्टेंट हो गया, तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, है ना। और साथ में 2 भी आएगा, साथ में 2 भी तो आएगा ना, 2 भी आएगा तो यहाँ पर मैंने 2 भी ले लिया। 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन 2 थीटा, टाउ एक्स वाई तो कांस्टेंट हो गया, साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, ये माइनस साइन में इसको मुझे क्या करना है, लेट अस से वी नीड टू पुट दिस डी भाई मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट में क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वी नीड टू पुट डी सिग्मा एन अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। चलो वहीं पर लिख देता हूं मैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। तो लेट पुट दिस इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इज इक्वल टू, यहां पर 2 एक सेकेंड, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, ये यहां पर आ गया साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां पर आ गया साइन 2 थीटा और माइनस साइन माइनस टाउ एक्स वाई, माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या ये सही लिखा है एक्सप्रेशन, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर एक गलती हो रही है, यहां भी तो 2 आएगा, है ना। दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 2 ही तो है। अब देखो ये वाली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर आप देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये इक्वेशन देखो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो हम निकालने तो चले थे, भाई साहब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब ऐसी जगह जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम है। लेकिन इत्तेफाक से जब मैंने डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशन नंबर 1 का जब डिफरेंशिएशन किया और इक्वेशन नंबर 2 सामने आ गई, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन किया तो यहां पर मुझे पता चला कि ऐसा प्लेन जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही हैं, वहां पर टाउ की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये टाउ इज इक्वल टू 0 है। ये तो हो गई, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो है भाई इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है मुझे, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ऐसी जगह टाउ की वैल्यू 0 है, उस जगह पर मैक्सिमम प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसको इधर ले गए, कॉस को इधर ले गए, साइन को इधर ले गए, तो यहां पर ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, तो 2 इधर जाएगा तो 2 टाउ एक्स, थोड़ा शॉर्टकट हो रहा है क्या, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो tan 2 थीटा, यहां से वैल्यू आ गई हमारी tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो लेट अस से इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड फ्रॉम द डेफिनेशन, दूसरा मेथड भी मैंने एक्चुअल में आपको करा ही दिया। तो फ्रॉम द डेफिनेशन सेकंड मेथड से मुझे अगर लोकेशन पता करनी है, सेकंड मेथड से फ्रॉम द डेफिनेशन ठीक है, पुट टाउ इज इक्वल टू 0, तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
इक्वेशन नंबर 2 से मुझे टाउ की वैल्यू याद होनी चाहिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस, कॉस आएगा साइन आएगा, साइन आएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा कॉस थीटा। को बहुत अच्छे से याद करना कि कई बार गड़बड़ इसी में होती है, गड़बड़ इसी में होती है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा में। ठीक है, तो यहां से मुझे मालूम है कितना आ गया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स, वही सेम एक्सप्रेशन आ गया अपॉन 2 एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से लोकेशन मुझे पता चल गई, लोकेशन का फॉर्मूला मुझे पता चल गया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो, क्या पता चला मुझे, इसको एग्जाम्पल से पता चलो। पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखो आप, पिछले वाले न्यूमेरिकल में सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी थी 35, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी थी 15, है ना, टाउ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी 9। क्या मैं अगर इसको यहां पर पुट करूंगा मुझे थीटा की कुछ वैल्यू पता चल जाएगी ना, tan 2 थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, तो थीटा की भी वैल्यू बदल जाएगी। तो भाई साहब मुझे थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल थीटा मुझे पता चल गया 22 डिग्री, इसका मतलब इस प्लेन पे 22 डिग्री पे ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन, जिस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आ रही हैं और टाउ की वैल्यू वहां पर 0 है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हेडिंग क्या थी हमारी, लोकेशन, फाइंडिंग द लोकेशन, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन क्या आ गई, अगर एंगल आपका 22 या 25 डिग्री आ रहा है तो ये लोकेशन आ गई। वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये निकालना बाकी है। अभी हमने tan 2 थीटा निकाल लिया, मतलब लोकेशन निकाल ली, अभी वैल्यू निकालनी बाकी है। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आप tan 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो tan 2 थीटा देखो, tan में क्या होता है, यहां पर बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। आपको पता है कि साइन कॉस tan, है ना, अगर मैं tan की बात कर रहा हूं तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। अगर मैं कहूं tan 45 डिग्री अगर 1 है तो tan, है ना, 90 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 निकाल के देखोगे ये भी 1 आएगा। तो tan अपनी वैल्यू 180 के बाद रिपीट करता है, tan थीटा अपनी वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर 180 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा, तो यहां पर दो एंगल होंगे, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसमें दो एंगल होंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक, देखो एस tan फंक्शन ऐसे लिख देता हूं, tan फंक्शन या कोई भी फंक्शन है repeats its value है at 180 डिग्री। hence there are two angles for the values of 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा की दो वैल्यूज होंगी। लेट अस से मैंने एक वैल्यू मान ली 2 थीटा 1 एंड एक वैल्यू मैंने 2 थीटा 2। तो 2 थीटा और 2 थीटा 1, 2 थीटा 1 एंड 2 थीटा 2 के बीच में विल बी सेपरेटेड बाई एंगल 180 डिग्री। ये बात मैंने प्रूफ करी। तो दो एंगल होंगे, सेम एंगल होंगे, सेम वैल्यू होगी उसमें इक्वेशन नंबर ए में, और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, है ना। हेंस थीटा 1 एंड थीटा 2 विल बी सेपरेटेड बाई 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2 के बीच का डिफरेंस 180 है। तो थीटा 1 और थीटा 2 विल बी सेपरेटेड बाई एंगल 90 डिग्री। इस बात को अभी याद करो और आगे एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप इतना याद रखो, इक्वेशन नंबर ए में ये जो 10 की इक्वेशन आ रही है यहां पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया आपको। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अच्छा यहां पर मैंने लिख रखा है पूरी बात, एज द tan थीटा रिपीट इट्स वैल्यू इन द थर्ड क्वाड्रेंट में, सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच डिफर
which differ by 180 degree. Let us values are 2 theta 1 and 2 theta 2. तो 2 theta 1 और 2 theta 2 निकालने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 2 tau xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो मैंने एंगल क्या माना है? 2 थीटा 1। एक बार 2 थीटा 1 निकालेंगे, फिर एक बार 2 थीटा 2 निकालेंगे। तो लेट अस से 2 थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2 tau xy। और अभी ये सब मत देखो, ये एक्सप्रेशन मत देखो, जो मैं समझा रहा हूं वो देखो। 2 थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस इज अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y स्क्वायर प्लस 2 टाउ x, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और टाउ x y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो tan 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 टाउ xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये तो डेरिवेशन से निकाला। तो क्या मैं sin 2 थीटा 1 और cos 2 थीटा 1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। sin 2 थीटा 1 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 2 टाउ xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही cos 2 थीटा 1 क्या हो जाएगा? दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया? सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट, बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन नंबर 1 आपको याद है, मैंने याद कराई है लेक्चर में, शुरुआत में मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 आपको याद कराई है, जो कि सिग्मा n वाली है। मैंने मान लिया क्योंकि मैं थीटा की वैल्यू रख रहा हूं, मैंने प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता कर ली है ना। अब जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो जो सिग्मा n की वैल्यू होगी मैक्सिमम मिलेगी मुझे। उस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने मान लिया लेट अस से सिग्मा 1 है। मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी। आप इक्वेशन नंबर 1 में cos 2 थीटा 1 रख दो और sin 2 थीटा 1 रख दो। cos 2 थीटा, देखो इक्वेशन मैंने नहीं लिखी, आपको याद होनी चाहिए। cos 2 थीटा 1 की वैल्यू मैंने लग दी सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin 2 थीटा 1 की वैल्यू यहां ऊपर से लिख दी। बहुत आसान सा काम किया हमने, बहुत इजी काम किया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? देखो इन दोनों में इसको तो बिल्कुल सेपरेट रहने दो, है ना, इसको तो छुएंगे नहीं आप। यहां पर देखो सिग्मा x माइनस सिग्मा y का ये आपका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब इस अंडर रूट वाली टर्म को अगर मैं बाहर ले लूं, अंडर रूट वाली टर्म को 1/2 के साथ अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? ये ऊपर वाली टर्म बचेगी, है ना। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसमें ये दोनों कॉमन ले लूं और 1/2 भी कॉमन ले लूं, 1/2 अगर कॉमन ले लूंगा, अगर यहां पर मैं 1/2 भी अगर कॉमन ले लूंगा तो 2 दूनी 4, यहां से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैं एडिशनल ले रहा हूं ना 2। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स वाली टर्म है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो मैंने पहले 1/2 अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर ये कॉमन ले लिया। राइट, कॉमन लेने के बाद ऊपर वाली टर्म ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने 1/2 कॉमन लिया था तो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे अंडर रूट 2 है तो यहां पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहां पर नीचे वाली जो अंडर रूट वाली टर्म थी उससे ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उससे अगर ऊपर नीचे अगर फिर से मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और ऊपर अगर 2 है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पर देखो ये अंडर रूट वाली टर्म और ये अंडर रूट वाली टर्म और ये ऊपर वाली टर्म ये बिल्कुल सिमिलर है। तो क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब बचा गया ये वाला टर्म बचा, इसको मैंने यहां पर लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसका आ गया? सिग्मा 1 का आंसर आ गया। तो चाहे तो आप इस फॉर्म में याद रखो या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है। मुझे ये वाली फॉर्म ज्यादा पसंद है तो मैं इस फॉर्म में याद कराऊंगा आपको। ठीक है, आप किसी किसी किताब में ये वाली फॉर्म भी दे रखी होती है। अब ये 1/2 जो हमने कॉमन लिया था, अगर मैं अंदर ले गया, अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 इसके नीचे ले लिया। ठीक है, 2 इसके नीचे ले लिया, बस इतना ही करा है यहाँ पर, 2 इसके नीचे ले लिया है। और ये जब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, बस कुछ नहीं करा है। 1/2 अंदर अंदर घुसेड़ा है और अंदर जब इसमें पुट किया है अंडर रूट के तो 1/4 हो गया। बस 1/4 के हिसाब से ये नया फॉर्मूला आ गया है सिग्मा 1। इस फॉर्मूले को इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसका नाम दे देते हैं, अभी याद रखो इक्वेशन नंबर 1, 2 और ए, अभी तक इक्वेशन नंबर ए, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो दिस सिग्मा 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सिग्मा 1 इज
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस सिग्मा वन इज मैक्सिमम, पूरा ही लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब ऐसी स्ट्रेस, मतलब जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम, वही नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेस को ही प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल दे रहे हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि दो एंगल होंगे, थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन और थीटा टू दो एंगल होंगे, तो थीटा वन के हिसाब से तो मैंने सिग्मा वन निकाल लिया। अब देखते हैं भैया थीटा टू के हिसाब से क्या कहानी बन रही है। अब ये बताओ मुझे, यहां पर टेन टू थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या था, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई, 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही फॉर्मूला था ना। अगर मैं ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा इससे, है ना। ये थोड़ा लेंदी तरीका है, अलग अलग तरीके से किताबों में डेरिवेशन दे रखे, मुझे भाई ये पसंद आता है, भले ही लेंदी है लेकिन ये आसान लगता है। तो टेन टू थीटा टू मुझे दूसरा एंगल निकालना है, तो मैंने यहां पर भी माइनस कर दिया, यहां भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, फार्मूला वही रहा, इक्वेशन नंबर ए वाला फार्मूला लगा, ठीक है। और पाइथागोरस जब लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। अब मैं साइन टू थीटा टू निकाल सकता हूं, कॉस टू थीटा टू निकाल सकता हूं। साइन टू थीटा टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस टू थीटा टू, ये भी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इक्वेशन नंबर वन में जैसे हमने यहां पर लगाया था, इसको आप अपने आप से कर लेना। जैसे हमने इक्वेशन नंबर वन में इन दोनों की वैल्यू लगाई थी, ठीक उसी तरीके से बड़ी वाली जो इक्वेशन है उसमें ये वाली वैल्यू जब आप लगाओगे, इसको अपने आप से करना, है ना। इसको अपने आप से सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा टू, अब सिग्मा टू क्या है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम, दिस इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। तो सिग्मा टू जब आप वैल्यू लगाओगे तो ये आएगी आपकी सिग्मा, इसको अपने आप से सॉल्व कर लेना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू, ये तो इसको तो टच करेंगे ही नहीं, प्लस, अच्छा क्या अंतर हो गया, यहां पर माइनस आया, जबकि इस वाले फॉर्मूले में क्या आया, इक्वेशन नंबर 3 में यहां पर प्लस आया था, और जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर माइनस है। इसको, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको सॉल्व करने का, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो आपको लगाना क्या है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू, यहां पर आ रहे कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा की वैल्यू लगानी है माइनस का सिग्मा एक्स। आप समझ रहे हो ना, ये माइनस एक एडिशनल आ रहा है, इसी वजह से ओवरऑल इक्वेशन में भी माइनस आ रहा है, प्लस ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई के साथ क्या था, कॉस टू थीटा, और ये है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा में माइनस का 2 टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, वही सॉल्व करना है, पहले कॉमन ले लेना 1/2 और उसके बाद कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो सिग्मा 2 आ गया। सिग्मा 1 में यानी थीटा 1 जो आपने निकाला, दैट इज लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, थीटा 2 जो निकाला दैट इज द लोकेशन ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी मिनिमम स्ट्रेस जहां पर लग रही है। इन दोनों में एक्सप्रेशन क्या कॉमन है आपका, माइनस का, तो इसको भी याद रखो, अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलो। आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 मेरे ख्याल से आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। तो यहां पर कहानी खत्म हो गई, किसकी, प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी खत्म हो गई, या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी खत्म हो गई। अब यहां पर नई कहानी शुरू हो रही है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। भाई वो वाला प्लेन भी तो क्रिटिकल होगा, फेल्योर के अगर नजर से देखेंगे तो वो वाला प्लेन भी क्रिटिकल होगा, जहां पर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही होंगी। तो इंजीनियर को क्या करना है, उस प्लेन के हिसाब से डिजाइन करना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस कभी डेवलप ही ना हो पाए, या हमारा स्ट्रक्चर या मशीन एलिमेंट इतना मजबूत हो कि वो मुझे पहले से पता है कि भैया ये क्रिटिकल है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस इतनी डेवलप हो सकती हैं, तो मुझे फिर से उसकी लोकेशन निकालनी है, मुझे उस प्लेन की लोकेशन निकालनी है जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उस प्लेन के लिए क्योंकि मैं थीटा पहले ही मान चुका हूं उसे, तो यहां पर थीटा को तो मैंने यहां पर चेंज कर दिया,
थीटा डैश। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट रहेगा जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। मैंने डिफरेंशिएट किया टाउ को विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन क्योंकि थीटा हम पहले नॉर्मल के केस में कर चुके हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पर मैंने थीटा की जगह थीटा डैश कर दिया। तो टाउ इक्वेशन नंबर 2 आपको याद होगी, रट गई आपको इक्वेशन नंबर 2, दिस इज साइन 2 थीटा की जगह मैंने 2 थीटा डैश कर दिया। चीज वही है, थीटा अगर करता तो आपको कंफ्यूजन होता, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए 2 थीटा डैश कर दिया, ठीक है, साइन 2 थीटा डैश और ये कॉस 2 थीटा डैश। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डैश और इक्वल टू कर देंगे 0। इक्वल टू 0 नहीं करा मैंने यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको करा इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 आगे आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा का आ जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा डैश अपॉन कॉस 2 थीटा डैश इज इक्वल टू tan 2 थीटा डैश। और यहां पर आप देख रहे हो ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दिया, इक्वेशन नंबर ए के पलट आ रही है ये। आप इक्वेशन नंबर ए, आप आई होप आपने इक्वेशन नंबर ए आपको अभी याद होगी। देखो इक्वेशन नंबर ए 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आ रहा है, जबकि ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये पलट गया है ना, 2 टाउ एक्स वाई ऊपर आ रहा था, यहां पर नीचे आ रहा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई नीचे आ रहा था, यहां पर हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगा रहा हूं, ठीक है। और एक एडिशनल माइनस साइन भी आ रहा है। बस जितनी भी चीजें हैं, देखो मैंने क्या बताया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे पास। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था इंजीनियर के पास कि भैया 50 प्लेन में क्या करोगे कैलकुलेट करके, मुझे तो कुछ ऐसा बताओ कि एक ही प्लेन से मुझे सारी कहानी पता चल जाए, मुझे बस मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पता चल जाए और एक ऐसा प्लेन पता चल जाए जहां पर शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही है। मैं 36 प्लेन निकाल के क्या करूंगा यार, है ना। तो भैया इंजीनियर को मैथमेटिक्स लगानी पड़ी, इसलिए यहां पर बस टिग्नामेट्री लग रही है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस टिग्नामेट्री की मदद से मैं वो सारे एंगल निकालना चाह रहा हूं, यानी मैं उस प्लेन की, इंक्लाइन प्लेन की लोकेशन निकालना चाह रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। तो इक्वेशन नंबर ए मैंने दिखा दी, ये इक्वेशन नंबर बी। अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा डैश, तो यहां से देखो यहां से 2 टाउ एक्स वाई कट जाएगा, है ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, बचेगा क्या, -1। अब -1 इस कंडीशन में कब होता है, जरा सोच के बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो tan थीटा और tan ये दोनों -1 कब होता है। ये देखो एक एग्जांपल तो मैं आपको बता दूं, अगर tan 45 डिग्री है और tan 135 डिग्री है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप, tan 45 होता है 1 और ये होता है -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, अगर आप tan थीटा इंटू कोई भी वैल्यू रख लो आप, tan थीटा और tan 90 प्लस थीटा, tan करके देख लेना आप, 90 प्लस थीटा को मल्टीप्लाई करके देखना, है ना, यू विल ऑलवेज गेट द -1। चाहे आप tan 30 करके देख लो, अभी कैलकुलेटर से करके देखो, tan 30 और tan 120 डिग्री, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। मे बी आपका 0.99.998 आ रहा होगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली -1 ही आएगा। तो मुझे यहां से कंक्लूजन क्या पता चला, 2 थीटा और 2 थीटा डैश में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, 2 थीटा और 2 थीटा डैश में क्या रिलेशन है कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं 90 डिग्री से, है ना। इसका मतलब थीटा और थीटा डैश डिफर कर रहे होंगे 45 डिग्री से। तो ये मुझे कंक्लूजन पता चल गया। इस देखो थीटा का मतलब है, थीटा इज बिलोंग्स टू द, थीटा बिलोंग्स टू सिग्मा एन, और जबकि थीटा डैश बिलोंग किससे कर रहे हैं, थीटा डैश बिलोंग्स टू टाउ। तो मुझे सिग्मा एन और टाउ के बीच में एक रिलेशन यहां पर नजर आ रहा है। तो इस रिलेशन की चर्चा बाद में करेंगे, है ना, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो जिस तरीके से हमने निकाला 2 थीटा 1 2 थीटा 2 की मदद से
हमने निकाला सिग्मा 1 और सिग्मा 2, उसी तरीके से टाउ मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, है ना। हालांकि मिनिमम आएगी नहीं, वैल्यू तो उतनी आएगी, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर। तो मैंने यहां पर क्या मान लिया, जो 2 थीटा डैश है ये आपके दो एंगल होंगे भाई, जैसे 2 थीटा दो एंगल थे, ये दो एंगल होंगे 2 थीटा 3 और 2 थीटा 4। तो एक बार 2 थीटा 3 के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आप क्या हाइपोटेन्यूज आ गया। तो साइन 2 थीटा 3 और 2 थीटा 4, इसको मैंने रखा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब जो शेयर स्ट्रेस वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 में रख लिया, ठीक है। तो टाउ की लेट अस से टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वेशन 2 तो याद होगी ना आपको, यहां पर साइन 2 थीटा आता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये वैल्यू रख दी। और यहां पर आता है कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस वाली यहां पर रख दी। ये तो बहुत आसान है, ये तो एक स्टेप में हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें दो ही टर्म आ रही है। देखो फिर से वही करेंगे, 1/2 ये अंडर रूट कॉमन ले लेंगे और कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कट जाएगा, देखो वही एक्सप्रेशन आएगा जो पहले किया था। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है। जैसे 2/√2 इंटू अंडर रूट 2, ये पूरा कट जाता है, उसी तरीके से मैंने यहां भी काट दिया, अंडर रूट अंडर रूट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी दो तरीके से किताबों में दिया जाता है, या तो इस तरीके से याद कर लो, या फिर मुझे क्या पसंद है 1/2 अंदर ले जाओ, 1/2 अंदर ले जाओ तो 1/4 हो जाएगा, उसके टर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। कितनी हो गई इक्वेशन हमारी, 1 2 3 4, लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब 2 थीटा 4 के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं टाउ मैक्स कितना आ रहा है। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द अदर प्लेन ऑफ, या अदर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अदर प्लेन नहीं होगा, अदर वैल्यू ऑफ, यहां पर होगा अदर वैल्यू ऑफ अदर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो 2 थीटा 4 ले लिया, एक बार मैंने यहां पर माइनस लिया था, अब यहां पर माइनस ले लिया, तभी तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 2 थीटा 4 में साइन 2 थीटा 4 निकाल लिया, कॉस 2 थीटा 4 निकाल लिया, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में रखा। अब इसको अपने आप से ट्राई कर लेना, अब ये जो टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी, इसको इक्वेशन नंबर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दिया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूं, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 से 1 2 को भूल जाओ, है ना। तो यहां पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, आपको जो फॉर्मूला याद करना है, अब दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करके याद करो। रिमेंबर वाई कंबाइनिंग, रिमेंबर वाई कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद करो, एक ही बार में लगाएंगे हम, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, है ना। इस तरीके से याद रखो आप, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो एक बार जब प्लस ले रहे तो सिग्मा 1 आ रहा था, और जब माइनस लेंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखो आप, इस इक्वेशन को इस तरीके से याद रखो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को ऐसे याद रखो, टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो एक बार थीटा 3 के हिसाब से निकाल रहा था तो प्लस आ रहा था, थीटा 4 के हिसाब से निकाल रहा था तो माइनस आ रहा था। तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। देखो आंसर ये निकालने में, ये याद रखने में बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो यही वाली टर्म यहां पर आ गई, यही वाली टर्म यहां पर छप गई। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आगे के न्यूमेरिकल करने के लिए और आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको बाद में लिख देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सिग्मा 1 सिग्मा 2 को कंबाइन कर दिया, एक बार प्लस साइन लेंगे तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो मिनिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, टाउ मैक्स का मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है कंसेप्ट? अगर ये 30 मेगापास्कल आ रही है, या तो प्लस की आएगी या नेगेटिव आएगी, बस केवल डायरेक्शन का अंतर होगा, इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, जबकि इस प्लस माइनस साइन की वजह से मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं सिग्मा 1, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा 1 तो है मैक्सिमम, चलो मैं इसे लिख दूंगा बाद में, सिग्मा 1 तो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 है मिनिमम, लेकिन टाउ हमेशा मैक्सिमम है। अब एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक बार इस कंसेप्ट का रिव्यू कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर कोई इसको ऐसे लिया है, ये कोई एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट में मैंने ये प्लस का साइन बना दिया और यहां से मैं थीटा, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 इसकी एनालिसिस मैं कर रहा हूं, है ना, इसकी एनालिसिस मैं फाइनली कर रहा हूं। इसको आप समझो जरा क्या लिखना चाह रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो लेट अस से अगर मैंने सबसे पहले निकाला थीटा 1, थीटा 1 निकाला, तो थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन था? थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, देखो 2 थीटा 1 2 थीटा 2 180 में थीटा 1 एंड थीटा 2 डिफर वाई 90 डिग्री, डिफर वाई 90 डिग्री। अगर थीटा 1 की वैल्यू लेट अस से आ जा रही है 30 डिग्री, थीटा 1 की वैल्यू आ जा रही है 30 डिग्री, तो ये वाला जो प्लेन आया ये क्या आ गया? सिग्मा 1। और थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2, थीटा ये थीटा 2 हो गया, है ना, थीटा 2 कैसे निकलेगा? थीटा 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन थीटा 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? थीटा 1 के रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिग्मा 2, यानी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला प्लेन होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या बताया था? थीटा 3 एंड थीटा 4 डिफर वाई, दिस आर डिफर वाई 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन थीटा 1 और थीटा 5 में, थीटा और थीटा डैश में क्या था? थीटा और थीटा डैश में क्या था? 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा 1 एंड थीटा 3 दे आर डिफर बाई 45 डिग्री, डिफर बाई 45 डिग्री, एंड दिस थीटा 3 एंड थीटा 4 ऑल्सो डिफर बाई 45 डिग्री। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। तो 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री ले लेंगे, इससे अगर 45 डिग्री लेंगे तो ये 45 डिग्री नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं बिल्कुल बीच में ले लेता हूं, करीब करीब इधर आएगा। तो यहां से 45 डिग्री आप काटोगे तो ये आ जाएगा टाउ मैक्स का पहला प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का पहला प्लेन, और इससे 90 डिग्री करोगे, है ना, इससे 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। तो ये जो प्लेन आएगा ये आएगा टाउ मैक्स का दूसरा प्लेन। तो थीटा 1 थीटा 2 निकाल लिया आपने, थीटा 2 निकाल सकते हो, थीटा 3 भी निकाल सकते हो, एंड थीटा 4 भी निकाल सकते हो। तो आप इस थीटा को पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, थीटा 3 कितना? 45, 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 45, 55, 65, 75। ठीक है, और थीटा 4 कितना हो जाएगा? थीटा 4 देखो यहां से 45 ऐड कर दो, सिग्मा 2 कितना आ रहा है? थीटा प्लस 90, 120 में आप 120 में प्लस कर दो 45 का, 120 में 45, 130, 40, 50, 60, 70, 175 हो गया भाई, सारा काम हो गया ना। एक एंगल निकाला मैंने थीटा 1, उस एंगल की मदद से सारे एंगल पता चल गए, मुझे चारों एंगल पता चल गए। बस यही कंसेप्ट आपको समझाना था। थोड़ा सा ये कंसेप्ट जब हम अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये समझ लो 36 प्लेन 1000 प्लेन में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 4 प्लेन काम के होते हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। ये इसमें से 2 प्लेन होते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन होते हैं, और 2 प्लेन होते हैं आपके टाउ मैक्स और टाउ मैक्स, ये दोनों प्लेन होते हैं
चारों में एंगल में क्या रिलेशन है ये मैंने बता दिया। θ1 अगर आपका काम खत्म, θ1 आ गया तो आपको θ3 θ4 कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप सेंस लगाते चले जाओ, कंसेप्ट लगाते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है भाई, तो इसको यहीं पर रखते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। इसको अच्छे से पहले रिकॉल करो, आप कंसेप्ट को समझो, डेरिवेशन को समझो, अपने आप से प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे हम। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों।